नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत राजस्थान पे ही होगी। कल जो काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ उससे आगे का घटनाक्रम आज आपको देखने को मिला और फाइनली सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया गया। उनके साथ दो और मंत्री निकाले गए जो उनके समर्थक थे और दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं कि मेरे पास इतने विधायक हैं, मेरे पास इतने विधायक हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोर पे बहुमत साबित करने की मांग रख दी है। अशोक गहलोत सरकार के सामने ये एक चुनौती है। इस बीच अशोक गहलोत ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने बात रखी। अब बीजेपी का इसमें आपत्ति ये है कि आप पहले बहुमत साबित करिए, उसके बाद विस्तार कीजिए। तो ये दिन भर का घटनाक्रम चला, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि सचिन पायलट अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है। संभावना कि शायद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो फिर उसके आगे का तस्वीर और साफ होगी। इस बीच बीजेपी जो इस खेल में स्टेडियम में दूर से दर्शक दीर्घा में बैठ के पूरा खेल देख रही है, वो भी सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की आलोचना में अपना समय अभी लगा रही है। उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इसी पे बातचीत करेंगे कि ये घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा। राजस्थान की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या बहुमत साबित होगा कि नहीं होगा, और बहुमत साबित होने की नौबत आएगी भी कि नहीं। इन सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय करा दें आपका, नरेंद्र तनेजा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही अर्चना शर्मा जी हैं जो राजस्थान कांग्रेस से हैं और उनकी प्रवक्ता हैं। राजेश बादल जी बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की पॉलिटिक्स को बड़े करीब से समझते हैं। और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में, लेकिन राजनीतिक विषयों पे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत करीब से विषयों को देखते हैं। तो मुद्दा जैसा कि हमने बताया कि एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहाँ पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊँट अब किस करवट बैठेगा। ऊँट देखिए बड़ा फिट बैठता है, यहाँ पे है तो कहावत, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये बहुत फिट बैठता है क्योंकि काफ़ी घटनाक्रम बदलते हुए देखे गए हैं और इस घटनाक्रम में बाजी किधर पलट जाएगी, ये अभी काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों का खुलासा होना है। अर्चना शर्मा जी अगर मेरे साथ जुड़ी हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। अर्चना जी नहीं, अभी नहीं जुड़ी हुई हैं। चलिए बीजेपी से शुरू कर देते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आप लोग जो है, सीधे आरोप है आपके ऊपर कांग्रेस की तरफ से कि ये पूरा खेल आप लोगों ने रचा है। आपकी शह पे सचिन पायलट इस तरह से कर रहे हैं और आप राजस्थान की सरकार गिराना चाहते हैं। तनेजा जी, मुझे लगता है जब बेबुनियाद आरोप लगाने का मौका, तो आरोप ये लगाएं कि राहुल जी के पीछे भी हम ही हैं, सोनिया जी जो करती हैं उसके पीछे भी हम ही हैं, प्रियंका जी जो करती हैं वो भी हम ही कराते हैं, है ना। हमारा तो इतना पकड़ है कांग्रेस पार्टी के, कण कण में घुसे हुए हैं कांग्रेस के। देखिए, बेबुनियाद बातें करना आसान काम होता है। अपना घर संभालिए ना। आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है। वो व्यक्ति जो 6 साल जमीन पे जाकर के लड़ता रहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, पिछला विधानसभा का चुनाव था तो यही गहलोत साहब थे। कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की? कितनी सीटें आई थी आप अंदाज लगाइए। वो व्यक्ति ने 6 साल में मेहनत करी, मशक्कत करी, 6 साल में पार्टी जो खत्म हो गई तो उसको खड़ा करा। मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो यहाँ सब हाई कमांड ने बोल दिया, जो पार्टी के मालिकान लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं बन सकते कुछ, और उसके बाद पुलिस भेज दी उनके पीछे, इंक्वायरी करा दी। तो आप देखिए, ये तो अंदरूनी मामला इनका है, लेकिन ये किस तरह की पार्टी है। लोकतंत्र जो है उसका गला जो है जितना इस पार्टी में घोटा जाता है कहीं नहीं होता। अरे आपने इस सीमा से आगे निकले। आप बात और बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जाइए, पाकिस्तान में बिजली गिर जाए, किसी की भैंस मर जाए, नदी में पानी ज्यादा आ जाए, वो कहते हैं भारत ने कराया है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हो जाए, हमारे एक मित्र हैं कांग्रेस के, वो मुझसे मजाक कर रहे, कहते राहुल जी की शादी नहीं हो रही, आप जिम्मेदार हैं, आप नहीं होने दे रहे, बीजेपी नहीं होने दे रही। अब एक सीमा होती है, लोग हंसते हैं। कांग्रेस को यह लगता है कि कण कण में जो है वो बीजेपी है, देश के अंदर जो भी है। अरे भैया, लोकतांत्रिक पार्टी, अब इतनी पुरानी पार्टी हो, आपको शर्म तो आनी चाहिए कम से कम ये बातें आरोप लगाने से पहले। आप पब्लिक के सामने सुबह शाम ये कहते हैं हम तो नालायक हैं, हम तो यूजलेस हैं। तनेजा जी, मध्य प्रदेश के बारे में भी आप लोग यही कहते थे, कर्नाटक के बारे में भी आप लोग यही कहते थे कि मेरा कोई हाथ नहीं, मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है। कण कण के कांग्रेस में आप लोग व्याप्त हैं। अब क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, प्रश्न ये होता है कि अगर वहां पे मध्य प्रदेश में हुआ तो उन्हीं के नेता थे ना,
तो यहाँ भी तो उन्हीं के नेता हैं, छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, अरे उनके नेता, मैंने आपको कहा ना, उनके नेता थे तो दिन में आए ना भारतीय जनता पार्टी में, दिन को 12 बजे आए, दोपहर में खुल के पार्टी ऑफिस में आए, उनका स्वागत किया हमने। आप बताइए कि आप आइए बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है वहां पर ड्रामा, जो गहलोत साहब ड्रामा कर रहे हैं, सचिन पायलट का नाम आ रहा है, वो ड्रामा कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं भैया, आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी को तो कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में। ये कि भाई बीजेपी करा रही है, सचिन पायलट जी बीजेपी में आने वाले हैं, ये तमाम बातें सुनाई में आ रही है, बीजेपी को इसके बारे में कतई कोई नॉलेज नहीं है। तनेजा जी, बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात यह भी है कि आज पूरी बीजेपी को आजकल सचिन पे बड़ा प्यार उमड़ रहा है। सचिन आपको बहुत ही जमीनी नेता, जबरदस्त मेहनत करने वाले नेता दिखाई दे रहे हैं सर। एक नीरज जी, हाँ। अगर जो अखबार आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, अब हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो जाकर के 6 महीने मशक्कत करता रहा, कभी ट्रैक्टर पर दिखाई देता, कभी बैलगाड़ी में दिखाई देता, मुर्दा पार्टी थी, मुर्दा पार्टी को जिंदा किया, जिंदा करके उसको घोड़ा बनाया, घोड़ा बना के उसको जिता दिया। हमने वहां लड़ाई लड़ी थी ना उनसे, हम जानते हैं कि इनकी क्या भूमिका थी। हम जमीनी लोग पार्टी है, हमको पता है। उसकी बात करी जा रही है, एक रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी जो पॉलिटिकल लड़ाई नीरज जी लड़ता है, चाहे वो हमारी विपक्ष का, तो अच्छी पॉलिटिकल लड़ाई जो लड़ता है, ठीक है ना सर, तारीफ करते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये प्यार इतना है, अच्छा है, राजनीति में प्यार बना रहना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बड़ी जबरदस्त पटखनी आपने दी थी, लेकिन प्यार उनके लिए भी था सर। नहीं नीरज जी, देखिए किसी ने अच्छा काम राजनीतिक पार्टी में किया, हमारे विपक्ष में ही सही, अच्छा काम किया, उसके काम को देखना और देखना क्या हम इससे कुछ सीख सकते हो, एक अलग चीज है। हाँ। प्यार तो अपनों से होता है, वो हमारे अपने थोड़ी ना, वो तो विपक्ष के नेता हैं और बहुत बड़े नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। पार्टी में आएंगे तो प्यार रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पार्टी में आना चाहेंगे तो प्यार रहेगा? नहीं, प्रश्न इस बात का है, ये जो मैंने कहा बीजेपी में तो हमको उस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, बीजेपी को नहीं पता ये बातें तो हम सुन रहे हैं कांग्रेस से। अब मैं कह रहा हूं कि अगर वो अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ऐसे ही प्यार सम्मान से उनको आप ले लेंगे ना? नहीं, अगर राहुल गांधी जी कल ये कहते हैं कि हम बीजेपी में आना, मैं सचिन की बात कर रहा हूं सर, आप घुमाइए मत, राहुल गांधी की बात मत करिए, मैं सचिन की बात कर रहा हूं। सर मैं आपको सीधे जवाब दे रहा हूं। कल को सोनिया गांधी जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, उनका दर्शन मुझे पसंद है, तो ये कहिए ना, तो आइए। अरे तो तनेजा जी इतना घुमा फिरा क्यों कह रहे हैं? ओम माथुर तो खुल के कह चुके हैं कि अगर वो हमारी पार्टी में आएंगे तो उनका स्वागत है। आप इतना पता नहीं क्यों लिहाज कर रहे हैं? और राहुल गांधी इस पूरे 3 दिन के 72 घंटे के घटनाक्रम में तो सीन में ही नहीं है। प्रियंका जी, सोनिया जी सीन में है, आप राहुल जी को बिना मतलब घसीट रहे हैं इसमें। चलिए नीरज जी, जो भी व्यक्ति पार्टी की सोच, दिशा, पार्टी के आइडियोलॉजी में यकीन रखता है और आकर के पार्टी का कार्यकर्ता बनने का तैयार है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में हमारा दफ्तर है, आज फॉर्म भरना होता है, सदस्यता ले ले, बस आप भी आ जाइए, कोई भी हर एक का स्वागत है। ठीक है, स्वागत तो कर ही रहे हैं आप लोग, वही तो मैं कह रहा था कि दर्शक दीर्घाम बैठ के आप स्वागत कर रहे हैं, जो जीत के आएगा मेरी तरफ आ जाए, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन चलिए अर्चना जी को शामिल करते हैं। अर्चना शर्मा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सर मैडम, कल आप लोग कह रही थी आपके सारे बड़े नेता, चाहे अविनाश पांडे हो, चाहे सुरजेवाला हो या और दूसरे बड़े बड़े नेता, कि घर में परिवार में 4 बर्तन होते हैं, खटर पटर होती रहती है, आज उसी बर्तन को आपने बाहर निकाल के फेंक दिया और अपमानित करके फेंका, ऐसा क्या हो गया? ये आपका नजरिया है। घर में बर्तन होते हैं, खटकते भी हैं, खनकते भी हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। हाँ। लेकिन घर के जो बर्तन होते हैं उनको व्यवस्थित भी किया जा सकता है, उसका प्रयास पार्टी ने किया। सचिन जी से संपर्क हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने साधने का काम किया। और देखिए, एक अनुशासन होता है पार्टी संगठन में, और अगर उस अनुशासन की अनुपालना नहीं की जाती तो कार्रवाई भी करनी पड़ती, क्योंकि काडर को आप क्या संदेश देंगे फिर। और फिर सचिन जी खाली डिप्टी सीएम नहीं थे, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, यानी अनुशासन का अनुपालन उनको करवाना था सबसे, और वो खुद ही अपने जो समर्थक एमएलएज हैं उनके साथ अलग से होकर के, और जब विप का उल्लंघन कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टी है जो गिद्ध दृष्टि रखती है हर राज्य में जहाँ उनकी शासित सरकारें नहीं है, अगर उनको अवसर प्रदान कर दें या उनके साथ मिलकर के टॉपल करना चाहे गवर्नमेंट को, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? मैंने तो खुद ने सचिन जी के साथ काम किया मीडिया चेयरपर्सन के रूप में प्रदेश कांग्रेस संगठन में, तो मैं समझती हूँ कि उनका दायित्व था, उनकी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि अगर उनको ऐसा लग रहा, अगर उनके कोई इश्यूज भी थे तो वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये अवसर था कि वो खुद उनके ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए मीटिंग करते, बात करते,
जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 दिन पहले एक बयान भी दिया कि मुझे कोई ईगो इशू नहीं है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको कोई परहेज भी नहीं है। सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन उन्होंने जो अपने संवादहीनता रखी वो पार्टी की मीटिंग्स में संवादहीनता कहाँ है उनको। अर्चना जी, आप ही के लोगों के बयान है कि कम से कम 1 दर्जन बर्बाद उनकी हुई है केंद्रीय नेतृत्व से, संवादहीनता कहाँ थी? प्रयास किए गए उनसे कि वो संपर्क साध करके, देखिए संवादहीनता क्या, उनसे अगर संपर्क करें फोन पर वो संवाद नहीं होता है। संवाद होता है कि उनके लिए आहूत मीटिंग में वो आ जाए, विधायकों की मीटिंग में आए, सीएलपी की मीटिंग में आए। उनके लिए कौन सी मीटिंग आहूत की गई थी? सीएलपी की मीटिंग में उनको एक विधायक के तौर पे बुलाया गया। ये होता मनाने का तरीका? अगर कोई व्यक्ति नाराज है तो ऐसे मनाया जाता है क्या? नाराजगी भी क्या है? सोचिए, प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। नीरज जी सुनिए मेरी बात, क्या नाराजगी आप मुझे बताइए। आप बताएंगे ना, वो आपकी पार्टी के आपसे नाराज थे और आपने उनको निकाल के फेंक दिया, बताइए। अरे सीएलपी की मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी ना, क्योंकि जो भाजपा आज मना कर रही कि हमारा कोई रोल नहीं है, उनके 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा चुनाव के समय पैसे के लेन देन का पूरा खुफिया तंत्र उनका सक्रिय था और इसके अलावा सरकार को गिराने की जो ताकतें सक्रिय थी, जिसके खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि 6 महीने से कवायद जारी थी। तो ये तो संकट था ना। हालांकि हमारे पास नंबर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसी प्रवृत्ति हावी है पूरे देश में, जिस प्रकार से सरकारें गिराई गई, कोविड के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया। आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इतना ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री के साथ भिड़ा हुआ है। अब इसमें आप जबरदस्ती बीजेपी को ला रहे हैं, तो उनके पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और ठीक रहा फोड़ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना नहीं देना, वो लेना चाहे तो ले लेना, उनको कौन मना कर रहा है? नहीं, मेरा सवाल है, मैं उनको दे नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को समझा नहीं पा रहे हैं और आप ठीक रहा फोड़ रहे हैं कि वो लोग साजिश में लगे हुए। बताइए ना, क्या साजिश कर रहे थे? क्या सचिन पायलट इतने बच्चे हैं क्या? वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अब उनको बहला फुसला के बीजेपी ले जाएगी क्या? अब ले गई ना सिंधिया जी को, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है क्या? देखिए अभी हाल ही में अर्चना जी ना, और क्या हुआ वहां जाकर के? अर्चना जी, करने वालों का घर में तो सम्मान हो जाता है आदमी का, लेकिन जो डिफेक्शन करके दूसरे के घर में जाता है, क्या? अर्चना जी बताइए, कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? कई राज्यों में तो इनके पास लोग ही नहीं थे, 42 टर्न कोर्ट्स को लेकर के अपनी सरकार बना ली। मैडम, ये वीकनेस दिखाती ना आपकी, अनुपालना हो रही है इस देश में। ये आपकी अपने विधायकों की अपने, ठीक है। अरे देखिए, मैं बहुत क्रूड बात कह रहा हूं कि प्रोफेशनल पार्टी है, उनका तो काम है कि वो नोच घसोट के सरकारें बनाएंगे, लेकिन आपके अपने विधायकों की कोई इंटीग्रिटी नाम की चीज है कि नहीं है? सिद्धांतों से। अरे सिद्धांत तो बाद में आएगा, पहले सरकार बनेगी। आपके अपने विधायक काबू में नहीं है। जीवित है ये देश। अगर सिद्धांत खत्म हो जाएंगे ना, तो आप और हम भी कहेंगे नहीं रहेंगे। सिद्धांतों का जीवित रहना। अरे बाप रे, मैडम अर्चना जी, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको याद होगा कि एनटी रामाराव करके एक सीएम हुआ करते थे साउथ में, आंध्र प्रदेश के। नहीं, सुन लीजिए ना, अरे सवाल सुन लीजिए ना। हम वर्तमान में तो जीना चाहते हैं। नहीं, सिद्धांतों की बात आप कर रही ना, माने आप रामाराव को याद करते हैं। मैडम, आप सिद्धांत की बात कर रही, मैं आपको सिद्धांत याद दिला रहा हूँ। इनके साथ पैरेलल्स नहीं आप खड़े कर सकते। मैं सिद्धांत याद दिला रहा हूँ। अर्चना जी, सवाल तो सुन लीजिए, बिना सवाल के कोई जवाब का मतलब नहीं है। उन एनटी रामाराव को अमेरिका में रहते हुए यहाँ उनकी सरकार गिरा दी गई। ये सिद्धांत है कि एक सीएम का वेट तक नहीं किया। तो इस सिद्धांत की बात तो कोई करे नहीं, ना आप करें ना बीजेपी करे। अरे सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए आप। मैं तो सिद्धांत की बात करूंगी। अगर सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया जा सकता हो, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सकती है, क्यों नहीं की जाए? इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। आप लोग जो है सिद्धांत पे नहीं चल रहे हैं। देखिए, तोड़ फोड़ में यकीन, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, यही सवाल पूछ रहा हूँ। तोड़ फोड़ में आपका यकीन है? आपने कर्नाटक में तोड़ फोड़ की सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़ फोड़, और नॉर्थ ईस्ट में तो आप पूरी की पूरी मतलब पार्टी का बोर्ड लगा देते हैं वहां पे, पार्टी कांग्रेस का हट के बीजेपी का बोर्ड लगा देते हैं। ये करते हैं आप लोग। नीरज जी बताइए, ये कहाँ का सिद्धांत है? क्योंकि बात सिद्धांतों की हो रही है। वो पार्टी सिद्धांत की बात कर रही है जिसका नाम ही सिनोनिमस है। कांग्रेस इज सिनोनिमस विद करप्शन। बच्चा देश का जानता, बच्चा है ना। वो पार्टी या सिद्धांतों की बात करने चली आई। देखिए, हंस रहे लोग आपके दर्शक। सालों तक देश की जनता ने मोहर लगा के राज में बिठाया कांग्रेस को। आपकी मेहरबानी से नहीं बैठे। अवसरवादी लोग तो अब आए हैं 2014 के बाद। सिद्धांत अर्चना जी सुन के, अर्चना जी प्लीज अर्चना जी, एक एक करके मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा, एक एक करके। मतलब हम लोग थोड़ा सा ऐसे सुनते हैं। हाँ जी,
अर्चना जी, मैं अपनी बात कर लूं, आप धैर्य रखिए, सच्चाई सुनना सीखिए। आप झूठ बोलते हैं तो सच्चाई उसको करेक्ट कोई करे तो सुनिए। अरे झूठ तो आप लोग बोलते हैं, सबसे बड़े झूठ है आप लोगों। तनेजा जी, कम टू द पॉइंट। अर्चना जी प्लीज सुनिए ना। किसको पकड़ रहे हैं आप? हाँ सुनिए। अरे नहीं तनेजा जी प्लीज डोंट गेट पर्सनल। झूठी पार्टी है आपकी। पर्सनली इनको बात करने का, जिनको बात करने नहीं वो शांत। अरे ठीक है अर्चना जी सुन रही है, आप अपनी बात कंप्लीट अच्छा सुनिए। देखिए धीरज जी, प्रश्न उस बात का है कि वो मुझे बताइए, एक उदाहरण मुझे दिखाइए जहां पे सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी का राज्य का अध्यक्ष, और वो बंदा जिसने कांग्रेस मर गई थी, मुर्दा कांग्रेस को जिंदगी क्या राजस्थान में, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी चीफ मिनिस्टर ने, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी सोनिया गांधी जी ने, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी राहुल गांधी जी ने। वो परिवार जो कांग्रेस का मालिक है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये एक दुकान है जिसका एक मालिक है, पुलिस भेज दी। मुझे एक उदाहरण दीजिए, आप क्या उम्मीद करते हैं? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र में ऐसा होता है? विश्व में उदाहरण दिखाइए कहीं पे, वर्ल्ड भर में। ये कांग्रेस ही कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत की होली जलाती है ये पार्टी। ठीक है, सिर्फ परिवार के लिए जीती है, देश के लिए भी नहीं। ये पार्टी देश के लिए नहीं जीती, इनके प्रवक्ता देश के लिए। ठीक है तनेजा जी, भारत इनके लिए चाहे। दो मेहमान और हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। सिद्धांत बताइए, कहाँ गए सिद्धांत? नीरज जी जरा इनकी बातों का उत्तर दे दूं मैं। जी जी तनेजा जी, आप उनको उत्तर दे दीजिए, उत्तर दे दीजिए। देखिए अपनी अपनी बारी में बोलिए और उत्तर छोटे दीजिए, क्योंकि हमारे दो मेहमान उनके पास गया भी नहीं हूँ। अर्चना जी संक्षेप में। तनेजा जी शांत हो जाइए प्लीज, अब उनको जवाब देने दीजिए। लेकिन मुझे बताइए अब उनको जवाब देने दीजिए। कैसे करवा दी इन्होंने कल ही? अब उनको जवाब देने, तनेजा जी उनको जवाब देने दीजिए। मॉडस ऑपरेंडी आज उनसे ज्यादा बात होनी चाहिए भाई, उनकी पार्टी का मामला सर, उनके यहाँ ज्यादा दिक्कत है। आप तो दृष्टि रखते हैं, उनको बोलने दीजिए। जहाँ इनको टॉपल करना है, डिस्टेबलाइज करना है, वहाँ पहले वो अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो संचालित है एजेंसीज, उनको भेज देते हैं। इनको पीड़ा हो रही है, ये कह रहे हैं कि वो बैलगाड़ी पे गए, ऊंट पर बैठे, ना जाने कौन कौन से उदाहरण दे रहे हैं। देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने काम किया तो उनके साथ हमने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और हम सब ने सामूहिक रूप से काम किया। उसी का परिणाम था कि वसुंधरा राजे की भ्रष्ट सरकार बाहर हुई। ये ठीक है कि नेतृत्व को क्रेडिट मिलता है, लेकिन कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं हो, साथ ना दे, तो कैसे संभव हो सकता है, ये मुझे बताइए। ठीक, हमारी पार्टी। अर्चना जी, तनेजा जी, आप शांत हो जाइए। मैं जरा राजेश जी और हर्षवर्धन के पास जाना चाहता हूँ प्लीज। अब थोड़ा आप लोग सुनिए, पर्सनल नहीं, सुनिए 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 सुनिए। देखिए मैं सवाल के तौर पे राजेश बादल जी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आधा है और सवाल ये मेरा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। राजेश जी आपके लिए सवाल है ये। बिल्कुल ठीक है, इसका उत्तर है कि सचिन पायलट अगर बेवफा हुए हैं तो वास्तव में उनको इस स्थिति के लिए बाध्य किया गया है। मैं एक थोड़ा सा इतिहास की कहानी उनके पिताश्री की सुनाता हूं। उनके पिताजी का नाम था राजेश्वर विधुड़ी, जिन्हें हम लोग राजेश पायलट कहते हैं। जब राजीव गांधी उनको स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स से, नौकरी छुड़ा करके और राजस्थान की राजनीति में लाए, तो उस समय कांग्रेस में 3 बड़े कद्दावर नेता थे, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और नवल किशोर शर्मा। चूंकि राजीव गांधी राजेश पायलट को लाए थे, इसलिए उनका सीधा संपर्क राजीव गांधी से था। तो जब राजीव गांधी से संपर्क था तो वो प्रादेशिक नेता जो बहुत बड़े दिग्गज थे, उनको बहुत घास नहीं डालते थे और उनसे मतभेद उनके लगातार बने रहे। लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार उस वक्त के नेताओं का ये होता था कि ये शिष्टाचार कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता था। ये जो आज पीढ़ी आई है, इसमें यही अफसोस की बात है कि अशोक गहलोत ये समझते रहे कि सचिन पायलट राहुल और प्रियंका के समवयस्क हैं और उनके करीबी हैं, जिस तरह से कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ समझते थे, और ये लोग तो कभी छोड़ के जा नहीं सकते। अब दूसरी बात यह है कि आप देखिए, अशोक गहलोत, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, इनको 33 से 34-35 की उम्र में तो मंत्री बना दिया गया, कांग्रेस की प्रथम श्रेणी में बिठा दिया गया, और 45 से 50 के बीच में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जब अगली पीढ़ी उनसे मुख्यमंत्री का पद मांगती है उसी उम्र में आने के बाद, तो ये नेता उनके लिए पद नहीं देना चाहते। असल बात यही है, क्योंकि और अब देखिए, आज की जनरेशन वो नहीं है जो आज से 25 वर्ष पहले की एक अनुशासित पार्टी की जनरेशन होती थी। उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। तो अब ज्यादा साल ना माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थे और ना ही सचिन पायलट के पास थे। 45-50 के दोनों हो रहे हैं, 5-10 साल और राजनीतिक पारी खेलेंगे और उसके बाद संरक्षक मंडल जैसी किसी भूमिका में आ जाएंगे। तो अगर उनको अब भी शिखर भूमिका नहीं मिलेगी तो वो कहां जाएं? तो सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप याद करिए कि इंदिरा गांधी ने 69 में नई कांग्रेस की रचना की थी, जब उनकी उम्र भी 50 के आसपास थी और वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से खफा होती थी।
नाराज होती थी और उनका यही मानना था कि सम्मान नहीं है, और उन्होंने एक तरह से बगावत करके नई कांग्रेस बनाई थी। तो अगर केंद्रीय नेतृत्व बगावत खुद कर बैठे तो वो उचित है, लेकिन अगर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर विद्रोह पर उतर आए तो वो अनुचित है। ये बात समझ से परे है। मेरा ख्याल है आपके शेर का दूसरा उत्तर जो है भाग आ गया। राजेश जी, अब शेर नहीं है, लेकिन एक बात है इसमें कि कांग्रेस में 50 साल तक लोग युवा रहते हैं और उससे ऊपर भी युवा रहते हैं, तो वो युवा के तौर पे उनको बहुत सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब वो कोई पद मांगने जाते हैं तो कहते तुम तो अभी युवा हो, पद तो मैच्योर आदमी को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ते नहीं हो। तो देखिए ना, हाँ। तो यही तो हुआ। कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने अपने अपने पुत्रों को तो राजनीति में उतार दिया, सांसद या मंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने सिंधिया को उनकी अपनी नई पीढ़ी को तो उन्होंने मौका दे दिया, अपनी बेटों को मौका दे दिया, लेकिन सिंधिया को और पायलट को वो मौका नहीं देना चाहते थे। तो आखिर कोई कुंठित होके, हताश होके, निराश होके अवसाद में आके मर जाएगा। जी हर्षवर्धन, मुझे एक चीज और बताइए कि भाई ये जो पूरी तस्वीर है, एक इनर फाइट की है, एक युवा है, और इस पर हमने बहुत कल लोगों से और भी चर्चा करें तो लोग कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एस्पिरेशंस बहुत हैं और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होंगी। जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं, 50 की उम्र के तहत आदमी पहुंचते पहुंचते भी अगर करियर में वहां तक नहीं पहुंचेगा तो फिर तो मार्गदर्शक मंडल की तरफ पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी अनडिसाइसिवनेस या उसके अंदर का कोई संघर्ष है जो प्ले कर रहा है? नीरज जी, मैं अभी जब मैं अर्चना शर्मा जी को सुन रहा था तो उन्होंने सिद्धांत पे बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत बता दिया, और वो उस राजस्थान से आती हैं जहां 101 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी मैजिक फिगर पे बस बैठी थी, और 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को दबाव बनाकर अशोक गहलोत ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। दर्शकों को यह समझना चाहिए, उस पार्टी के अर्चना शर्मा सिद्धांत बता रही, और वो जो 6 बहुजन समाज पार्टी का विलय हो गया तो अशोक गहलोत ने कहा था कि देखिए वो हमारी पार्टी में आ गए हैं तो अब उनकी जनता का काम होगा, यानी जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं वहां काम होगा। तो सिद्धांत तो ऐसे है राजस्थान में। खैर, अर्चना शर्मा जी, बीच में बोलना या भद्रता होती है, आप तो बहुत सम्राट महिला हैं, बीच में ना बोला कीजिए। आप नेता नहीं हो, आप लड़िएगा, महिला हैं आप, ठीक से बात कीजिए। जो मैं संभ्रांत हूं तो आप भी समझ लीजिए कि आप जो बात कह रहे हो उसमें कोई तथ्य नहीं, सिद्धांतों की बात करना कोई गलत है क्या? अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दे लीजिए, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। मुझे बताइए, सिद्धांतों की बात करना गलत है क्या? अर्चना जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगा, आप बिल्कुल आराम से जवाब दीजिएगा, राजेश जी का भी जवाब दीजिएगा, हर्षवर्धन का भी जवाब दीजिए, मैं आपके पास ही आऊंगा। इसके बाद इनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी हर्ष, कंप्लीट करें अपनी बात। नीरज जी, इनका आवाज थोड़ा सा धीमे, नहीं वो, अरे वो शांत है, नहीं बोल रही, वो बहुत तेज है, वो शांत नहीं बोल रही है जी। तो फिर ठीक है, फिर से मैं वो कहूंगा, फिर से मैं दोहराऊंगा कि जिस राजस्थान में कांग्रेस सिद्धांत की दुहाई दे रही है, 101 सीटें मिली थी, 6 बसपा के विधायकों को पूरी पार्टी ही मिला ली अपने में, इतना सिद्धांत का ध्यान दिया। अब मैं मूल बात पे आता हूं, जो आपने केंद्रीय नेतृत्व की बात कही। अब मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं, ये यूपीए 2 के समय चमकते चेहरे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, अगाथा संगमा, मीनाक्षी नटराजन, ऐसे ढेर सारे नाम, सुष्मिता देव, ऐसे मैं नाम गिनता चला जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, प्रिया दत्त। ये सब कौन लोग थे? ये सब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के हम उम्र लोग थे। एक समय में लगा कि ये कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, और दुर्भाग्य देखिए कि यही सारे लोग एक एक करके पार्टी से बाहर हो गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब उस जगह पहुंच गई है जहां राहुल और प्रियंका कुछ मालिकाना हक दिखाना चाहते हैं, जिनके साथ मित्रवत बात हो रही थी, जो एक लेवल के नेता थे, वो उनसे ज्यादा क्षमतावान थे, इसलिए उनको राज्यों में कट्टुसाइज किया गया। और मैं इस बात पे थोड़ा एतराज जताता हूं जब कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश, सचिन पायलट राजस्थान, वो राज्य के नेता हैं, और यहां हाई कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाई कमान हो गए। जितनी ज्यादा राजनीति सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, उसका पासंग इन दोनों भाई बहनों ने नहीं किया, और ये तय करेंगे, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जाके बताएंगे सचिन पायलट को कि क्या राजनीति होती है।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का असली संकट यहां है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को न तो ज्यादा बोलना चाहिए न उसमें कुछ बोलने की स्थिति में है वो, क्योंकि यहां जो कुछ भी है ये जो गांधी परिवार के मालिकाना हक वाली कांग्रेस है उसका अंदरूनी संकट है जो उबल उबल कर बाहर आ रहा है। जो भी राहुल प्रियंका के लिए खतरा है वो पार्टी से आउट है। अर्चना जी आप जवाब दे लीजिए जो भी आप कहना चाह रही थी वो, उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल ही पूछता हूँ। अर्चना जी संक्षेप में दीजिए, बहुत लंबा मत बोलिएगा प्लीज। जी नहीं, लंबा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझा दीजिए आप कि कोई चीज होती है उसमें रैंक्स के थ्रू ऊपर चढ़ना पड़ता है ना। कोई आदमी जो डेप्यूट होता है इंडियन सिविल सर्विस में, वो सीधा कहता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दीजिए, मुझे चीफ सेक्रेटरी बना दीजिए। उसको पहले कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर लगाया जाता है, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। तो जब आप काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो अपने आप आपको अवसर मिलेगा। सचिन जी को इस पार्टी ने 26 साल की आयु में MP बनाया, 32 साल की आयु में केंद्रीय मंत्री बना दिया। उसके बाद 36 इयर्स की एज में प्रदेश कांग्रेस जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसकी बागडोर दे दी और 41 साल की उम्र में डेप्यूटी CM बना दिया। डिप्टी CM विद 5 पोर्टफोलियोज कोई बड़ा छोटा पद नहीं है। हम जैसे कार्यकर्ता जो 25 साल की आयु में कांग्रेस पार्टी में आ गए, 4 चुनाव लड़े, हमें तो अवसर नहीं मिला। तो समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीति है, डायनामिक तो होती है, लेकिन इसमें काम करने पर और रैंक्स के थ्रू राइज करने का जब अवसर मिलता है तो अपनी प्रतिबद्धता बतानी चाहिए। पार्टी से बड़ा व्यक्ति तो हो नहीं सकता। आपकी एलिजेंस पार्टी से, सुनिए मेरी बात, और जब आपकी एलिजेंस पार्टी से वो प्लेटफॉर्म आपको मिला तब आपका वजूद बना। मैं ये नहीं कहती कि सचिन जी बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सचिन पायलट जी को जो इतने अवसर दिए पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को कायम रखते हुए, चूंकि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को टॉपल करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हो, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी सहभागिता हो गई उनके साथ, और जब सरकार गिरने लगेगी प्रदेश नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। नहीं जाएगा। सुनिए अब ठीक है, आपकी वाली बात मैं कंसीड कर सकता हूं कि मैंने सुन लिया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप धीरे धीरे पायदान में चढ़ते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, तभी आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है लगातार कि आपके हर राज्य में नेता नाराज हो रहे हैं? देखिए सिंधिया जी हो गए, उससे पहले असम में भी हो गए थे, फिर मुंबई में आपके 2 बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, गुजरात में वैसी स्थिति है। ये कांग्रेस में साथ में क्यों है? अब सवाल, ये तो मैंने रेफरेंस दिया है, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी ने कितनी मेहनत की है कि उनको 1 गो में महासचिव बना दिया गया? समझाइए आप मुझे, क्या प्रतिभा है उनकी, कितना राजनीतिक एक्सपीरियंस है उनका? देखिए राजनीतिक एक्सपीरियंस है उनके पास, कितना? जनता को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, उनकी आस्था के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। कब वो सांसद बनी? तनेजा जी को और कितनी बार उन्होंने पार्टी में काम किया, मुझे आप ये बताएं। पार्टी में काम किया है साहब, कोई जरूरी नहीं पद लेके काम किया जाए। मैडम वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना। पार्टी में कंट्रीब्यूशन है, पार्टी का कंट्रीब्यूशन, मुझे लगता है कि अर्चना शर्मा जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप खुद ही बता रही 4 चुनाव आप देख चुकी हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कम है क्या? आपको राजस्थान महासचिव क्यों नहीं बना दिया गया? मैं फेस, और सुनिए मेरी बात, मैं पार्टी का फेस हुआ राजस्थान में, मुझे पार्टी ने, लेकिन आप उससे ज्यादा डिजर्व करती हैं। मुझे पार्टी ने, आप उससे ज्यादा डिजर्व करती हैं। तो मेरा दुर्भाग्य है, पार्टी ने तो मुझे सिंबल देकर खड़ा कर दिया और मुझे सारे संसाधन दिए। अगर मैं चुनाव हार गई तो ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना मैडम कि ये जो एग्जिस्टेंस है पार्टी की देन है। लेकिन मैडम जी जिसको आप दुर्भाग्य कह रही हैं, मैं उसको और डीप डाउन करना चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश, क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है कि एक व्यक्ति है जो बिना कुछ किए महासचिव बन जाता है। उनकी जो राजनीतिक प्रतिभा है प्रियंका जी की, विद सम्मान कह रहा हूं मैं, कि वो रायबरेली में अपनी सोनिया गांधी जी की कंस्टिट्यूएंसी के कुछ लोगों से मिलती थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करती थी वो। ये उनकी प्रतिभा थी और वो महासचिव बन गई। खैर ये उनकी पार्टी है, रायबरेली में कराया, ये उनकी पार्टी है, वो महासचिव बने, अध्यक्ष बने, कुछ बने। लेकिन अरे सुनिए ना तनिजा जी, 1 मिनट रुकिए, आज दिन उनका भाई। एक सवाल और मेरा, अभी तक राहुल गांधी जी बहुत एक्टिव थे जबरदस्त तरीके से, चीन वाले में बिल्कुल ध्यान वो रखा था, रोज 2 ट्वीट करते थे। इस मुद्दे पे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस मुद्दे में प्रियंका जी बड़ी एक्टिव दिख रही हैं। ये क्या ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच का झगड़ा है क्या? मुझे तो परिवार में झगड़ा दिख रहा है। देखिए मैं समझती हूँ ये ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड का झगड़ा नहीं है। हाँ। ये मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, और उस समय लड़ाई है जब आपको दिया भी जा चुका है। हाँ। आप मुझे बताइए कि सचिन जी आज की आयु क्या होगी? आज 45 साल होंगे मेरे ख्याल से, मुझसे छोटे हैं वो। ऐसी अवस्था में उनके पास बहुतेरे अवसर थे, वो डेप्यूटी CM बन गए थे सबसे बड़े राज्य के। पार्टी की, संगठन की बागडोर उनके हाथ में थी, और मैं समझती हूँ संगठन का मुखिया जो होता है वो तो सत्ता से भी बड़ा होता है। हाँ। ऐसी अवस्था में इम्पेशंस की आवश्यकता नहीं थी। उनके प्रति आस्था तो थी कार्यकर्ताओं की, उनके पास नेतृत्व देने का एक प्लेटफॉर्म था बहुत बड़ा,
और यदि उनको ऐसा लगता था कि उनके अच्छा, साथ कोई ठीक है। जस्टिस हो रहा है, मैं तो तनेजा जी मुझे बहुत देर से बताइए, इंतजार कर रहे हैं। के नाते वो देखिए, तलब कर सकते मैं थे एक सबको, सवाल लेकिन उन्होंने एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, आप उसका जवाब सोचिएगा, मैं तब तक तनेजा जी और बाकी लोगों से बात कर लूं। जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे तो तीनों राज्यों के जो अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, उनको सीएम बनाया गया। राजस्थान में यह परिपाटी कैसे पलट गई कि गहलोत जी बनेंगे? क्यों? एम्बिशन तो वहां है ना मैडम, एम्बिशन तो वहां पे है ना। नहीं, उसका भी मैं जवाब दूंगी ना आपको। अब सोचिए, अरे एक चयन विधायकों की मंशा पर अरे होता मैडम, है। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एक पर्ची लिख के भेजता है, आप किसको बता रही हैं? जी सुनिए मेरी बात, केंद्र से एक पर्ची लिख के जाती है और वो सीएलपी की बैठक में बता दी जाती है जिसमें मोहर लगानी है आपको। 109 विधायक अभी भी अशोक गहलोत जी के साथ हैं, और जिन्होंने तो बहुमत साबित करेंगे क्या? फैक्टर था विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे क्या गहलोत जी? हाँ, बहुमत साबित करेंगे। भाजपा खुद ही नहीं कह रही कि बहुमत साबित करो, यानी विपक्षी पार्टी तनेजा जी बताइए, तनेजा जी बहुमत है, आप चाहते हैं कि बहुमत साबित हो विधानसभा के अंदर? तनेजा जी पूछते हैं, भाजपा ने ऑफिशियली बोला है भाई। तनेजा जी बोलिए, करेंगे अगर मांग होगी। बोलिए बोलिए तनेजा जी, आपकी बारी। बोलने दें तब ना। हाँ नहीं, अब आप बोलेंगे। अर्चना जी सुनिए, अगर आप इनको कंट्रोल कर पाए तो कोई बोले ना, कोई अर्चना जी प्लीज, देखिए आपसे बहुत बातचीत हो चुकी है, अब आप तनेजा जी को बोलने दीजिए। जी तनेजा जी, आप जरा मेहरबानी, नीरज जी यकीन नहीं आप तनेजा जी बोलेंगे, उसके बाद में बादल जी। नहीं, आप इनको संभाल पाएंगे? नहीं, अरे वो नहीं बोलिए, बहुत ही शांत महिला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए प्रश्न, देखिए हमको कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को देश में सब लोग जानते हैं, बहुत पुरानी पार्टी है। अब इन्होंने ये कहा कि साहब पहले एडीएम होता है, फिर डीएम होता है, फिर सेक्रेटरी होता है, वगैरह वगैरह। राजीव गांधी जी कहां पे थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया? क्या कितना उनका तजुर्बा था? सीधा प्रधानमंत्री बना दिया गया था। राहुल गांधी जी क्या तजुर्बा था? खुद सोनिया जी कितने साल पॉलिटिक्स में एक्टिव थी? 20 साल प्रेसिडेंट रही पार्टी की, फिर प्रेसिडेंट है। देखिए सवाल इस बात का है, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो लोकतंत्र के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिनके अंदर एक सिस्टम होता है, अंदर लोकतंत्र होता है, वर्किंग कमेटी के लोग चुने जाते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो उनका पोलित ब्यूरो, कब उसमें चुनाव हुए थे बताइए मुझे? कांग्रेस को डिफेंड करने से पहले कांग्रेस के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। ये वो कांग्रेस नहीं है जो इंदिरा गांधी के जमाने में थी या पंडित नेहरू के जमाने में थी। आज जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल पार्टी, दरअसल अगर आप सिद्धांत से जाइए और परिभाषा, वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। उसे इलेक्शन कमीशन को डीरिकग्नाइज करना चाहिए। वो एक परिवार है जिसकी वो दुकान है, जो उस परिवार के अंदर जो 3 लोग परिवार के हैं, कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, चाहे वो सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर कोई भी व्यक्ति इसका कद इतना बड़ा होने लगता है या पॉपुलैरिटी बड़ी होने लगती है या राजनीतिक सोच बड़ी होने लगती है, जो परिवार के लिए खतरा बन सकता है, राहुल गांधी जी के लिए खतरा बन सकता है, उसकी गर्दन कलम की जाएगी। पॉलिटिकली स्पीकिंग कलम की जाएगी। पॉपी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। जो ऊपर जाएगा उसको तैयार रहना चाहिए। कल कोई था, आज मुझे बताइए, शशि थरूर जी जो पार्टी के और परिवार के इतना नजदीक है, वो बार बार चीख के बोल रहे हैं पार्टी खत्म हो रही है, कुछ कीजिए। और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बंबई से, वो ये कहता है, सिर्फ 2 लेख लिख देता है और अच्छे लेख लिखता है, पार्टी को मजबूत कैसे, उससे उठा करके हिंद महासागर में फेंक दिया। कपिल सिब्बल जो पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आप देखिए वो आज क्या कह रहे हैं कि सारे घोड़े भाग जाएंगे। और मैं, आप मुझे समय दें, मैं 100 नेताओं के नाम बनाता हूं। आज जिस कांग्रेस एमपी से बात करो वो हताश है, कहता है ये परिवार जो है, इस परिवार ने इस पार्टी को खत्म कर दिया। और इस परिवार के कब तक चलेगा? अब राजस्थान में हमारे तो तमाम दिग्गज नेता है, हमें कोई नहीं है किसी पार्टी में। राजेश जी और इनसे बात करना चाहता हूं जी। हमें राजस्थान में कांग्रेस को छूने की जरूरत नहीं है। अरे जो पार्टी खुद अपने पैर पर रोज कुल्हाड़ी मार रही है। सर यही तो आपके लिए एडवांटेज है, आप तो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। नहीं, अब अरे मुझे एक बात बताइए, अगर राजस्थान की जनता, राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर आज सरकार वहां नहीं है, इतना समय हो गया, पब्लिक का कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई सरकार नहीं है वहां पे। अरे सर अब गवर्नेंस होने से मत जाइए सर, अभी फिलहाल तो राजनीति चल रही है, उस पे राजनीति के बाद। हाँ सर, दोबारा सेकंड राउंड में सर, सेकंड राउंड में सब एक ही बार मत बोलिए। बादल जी के बाद हर्षवर्धन जी, सर अरे इन लोगों को समय नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी। बादल जी, मेरा सवाल अब मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, कि ये जो केंद्र में है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिसाइसिवनेस नहीं है। देखिए ऊपर भी कुछ ना कुछ लड़ाई है। मैंने जो सवाल पूछा था कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं एक्टिव हैं, ये उनकी टीम के मेंबर थे, ज्योतिरादित्य जी, संजय निरुपम जी, सचिन पायलट जी, देवड़ा जी, ये सब उनकी टीम के लोग थे। अब वो सब साइडलाइंड हैं, तो यानी कमान फिर से उधर ही पहुंच गई है।
और अध्यक्ष कोई बन नहीं पा रहा, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा, पता नहीं कौन अध्यक्ष, एक्टिंग अध्यक्ष है। कल मैंने एक बहुत सीनियर कांग्रेस वॉचर से, अर्चना जी आप सुनिएगा ध्यान से, बहुत सीनियर वॉचर से पूछा कि कांग्रेस में किसकी चलती है, तो उन्होंने कहा डिफैक्टो अध्यक्ष तो राहुल जी हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर राहुल जी हैं तो उनकी टीम को क्यों हाशिए पर ढकेला जा रहा है। राजेश बादल जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी तो उससे कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता, जो बुजुर्ग नेता थे, उस अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजीव गांधी के साथ काम किया है, और जिस तरह से, जिस जल्दबाजी में या शीघ्रता में, क्योंकि राहुल गांधी के पास भी समय कम था, तो जब उन्होंने पार्टी के भीतर परिवर्तन शुरू किए, उन परिवर्तनों को पार्टी की वरिष्ठ पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी स्वीकार नहीं कर पाई। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब इस तरह के परिवर्तन किए गए तो लगातार राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले भी पार्टी के भीतर शुरू हो गए थे। लेकिन आप मत भूलिए कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी 99% की थी, कर्नाटक में और भी कई उपचुनावों में बहुत सारी कामयाबियां मिली थी। लेकिन ये जो पुरानी पीढ़ी के नेताओं का एक कॉकस है जो हरदम कांग्रेस पर वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, जो खुद भी रिटायर नहीं होना चाहता है, वो नए लोगों के लिए स्वाभाविक स्पेस खाली नहीं कर रहा है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संदेश और चेतावनी है। देखिए, कांग्रेस में क्या हुआ है कि एक स्वाभाविक झरना, जैसे 34 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी नेता बन गए थे कांग्रेस के, तो आगे जाकर के देश को एक बहुत ही नायाब राष्ट्रपति मिला। तो इस तरह से जो एक झरना था जिसमें दूसरी पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के लोग ऊपर आते थे और शिखर तक जाते थे जी, वो क्रम कांग्रेस में अभी सूख गया है झरना। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रही है, उसने जिस तरह से दरवाजे खोले हैं, उसमें जैसे लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अब ये भ्रम होने लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कुछ दिनों बाद ये कांग्रेस का सिंबल लेके चुनाव लड़ जाएगी। ये बड़ी तकलीफ की बात है। और इससे मध्य प्रदेश में मैं देखता हूँ राजस्थान में भी बहुत ही, राजस्थान में भी ये नाराजगी है कि ये लोग जिनसे हम 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, चंबल में, ग्वालियर संभाग में, अब हम उनके साथ काम करेंगे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक द्वंद्व की स्थिति बन रही है। इससे उसको निपटना पड़ेगा आने वाले दिनों में। नहीं, बिल्कुल ये वैलिड क्वेश्चन, इसमें आएंगे तनेजा जी से जवाब भी लेंगे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ हम रखेंगे। मेरा सवाल तो ये भी है कि अभी राजेश जी ने एक बहुत बारीक सी बात कही, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनाई, सीटें जीती और उनकी नहीं चल रही थी, तो मतलब मैं इसको क्यों ना मान लूं कि परिवार में झगड़ा है। अगर अध्यक्ष की नहीं चल रही और राहुल गांधी की नहीं चल रही थी और फिर से ओल्ड गार्ड ने आके कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब घर के अंदर डिस्प्यूट है। मैं इसको क्यों नहीं मानूं, तथ्य बता रहे। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। तनेजा जी आपसे भी लेंगे कि आप जो सबको स्वीकार करे ले रहे हैं ना, वो भी क्वेश्चन करेगा। ब्रेक आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस और जो राजस्थान में हो रहा है वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपसी झगड़े में एक सरकार दिक्कत में है, सचिन पायलट को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो क्या करने वाले हैं आगे, लेकिन इसी पे सबकी नज़र बनी हुई है। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि बार बार कांग्रेस के अंदर ही उसके युवा नेताओं के बीच में एक ज़बरदस्त असंतोष होता है और उसके बाद अंततोगत्ता वो पार्टी छोड़ते हैं, फिर सरकार गिरती है, फिर बीजेपी सरकार बना लेती है। इसी पे हमारी बातचीत हो रही है। इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि छोटे छोटे जवाब देंगे। हर्षवर्धन, जो मैंने ब्रेक से ठीक पहले एक सवाल पूछा था उसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं तनेजा जी और अर्चना जी के पास जाऊंगा। नहीं, ब्रेक से पहले आपका सवाल एक बार फिर से। हाँ, ब्रेक से पहले मेरा सवाल ये था कि अभी ये बात हो रही थी कि राहुल जी अध्यक्ष थे, उनके ज़माने में 3 राज्यों में सरकारें बनी और कई जगहों पे उपचुनाव जीते। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं, फैक्ट है ये। लेकिन फिर उन राज्यों में असंतोष हो जाता है, उनकी मर्जी के नहीं चलते। आपको याद होगा राजस्थान वाला कितना ज़बरदस्त ड्रामा हुआ था, दिल्ली से जयपुर के बीच में न जाने कितनी बार फ्लाइट गई और फिर अंततोगत्ता जीते कौन? अशोक गहलोत। तो वो असंतोष बना रहता है। तो मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि अध्यक्ष रहते हुए भी अगर अपनी बात वो नहीं रख पा रहे हैं तो क्या फैमिली डिस्प्यूट है? क्या बहन और भाई के बीच में झगड़ा चल रहा है? देखिए, ये निश्चित तौर पर हम में से किसी को ये पक्के तौर पर कह पाना, क्योंकि बड़ा ऊपर नीचे का मसला है। बहन भाई के बीच में इतना इस हद तक चला था कि अभी वो बात नहीं ध्यान में होगी किसी के, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद
जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो रॉबर्ट वाड्रा वो मोटरसाइकिल जुलूस लेके चले गए थे रायबरेली में। ये घटना लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। और उसके बाद फिर कहा गया कि अरे क्या हो रहा है, दिल्ली में पोस्टर लग गए थे प्रियंका गांधी के, जो रॉबर्ट वाड्रा के बहुत नजदीकी एक नेता कांग्रेस के हैं, उनके जरिए लगवाए गए थे। तो ये कहा गया कि ये संघर्ष है भाई बहन के बीच का, और सोनिया जी किसी भी हाल में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इटली का समाज जो है वो भारत से भी ज्यादा पितृसत्तात्मक है। बहुत जबरदस्त वहां के समाज का अध्ययन करिए तो पता लगता है। लेकिन इन भाई बहन के बीच में इतना तो तय है ना कि अंत में फैसला यही लोग लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितना भी विवाद हो, अंतिम फैसला कौन लेता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। तो इसलिए ये कह के गांधी परिवार बच जाए कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ है और उसकी वजह से सारे के सारे कद्दावर नेता निकल जाएं, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य ही है। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? जी अर्चना जी, बहुत ज़्यादा आशंकाएं उठती हैं कि भाई फैसले नहीं हो पाते हैं। तमाम लोगों से आप बात करिए तो खुले तौर पे कई कांग्रेस वॉचर ये कहते हैं कि लीडरशिप जो सेंट्रल की है उसमें इनडिसाइसिव है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय करने में इतना वक्त ज़ाया हो जाता है कि तब तक पूरा खेल बिगड़ जाता है। छोड़ दीजिए बीजेपी को थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि उनकी बातों में कोई ठीक है वो अलग बात है। आप देखिए, नहीं मैडम सुनिए, आप क्वेश्चन तो सुनिए पहले। आप लगातार स्टेट आफ्टर स्टेट ये हो रहा है। कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि जब सब खत्म हो जाएगा तब जागेंगे क्या। अब वो तो दिल्ली में बैठते हैं और बहुत करीब हैं उस परिवार के, तो ये क्यों हो रहा है ये आप बताइए। देखिए, अभी आपने राजस्थान में देखा ना कि 2 दिवस में हमने फैसला कर दिया, और अगर हम इंडिसाइसिव होते तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्रेडेटर वाली जो इमेज है वो यहाँ भी कामयाब हो जाते हड़पने में या सत्ता को गिराने में। तो फैसला लेने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि घर का परिवार का सदस्य बागी होने लगे तो प्रयास तो किया ही जाता है कि उसे समझाइश की जाए, और स्थितियां जब अनुकूल नहीं रहती तो फैसला लेने में कोई कमजोरी हमारी दिखाई नहीं देती। अब रही है कि राज्य दर राज्य ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो देखिए 2014 के बाद जैसी परिस्थितियां बनी है वो परिस्थितियां बहुत ही खराब है जिस हालात में आज देश है। क्योंकि मुझे बताइए, कहीं देखा है आपने कि आपको जनादेश नहीं मिले लेकिन उसके बाद भी आपको काबिज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, इंजीनियर करना है मैंडेट, ये तो हो ही रहा है ना राज्य दर राज्य। अब मैं गिनाना शुरू करूं तो समय की कमी है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जो गोवा से लेकर मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान तक पर गिद्ध दृष्टि थी। तो मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी के बारे में इतनी विवेचना करने से पहले सभी सुधीजनों को ये विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये जो कवायद है भाजपा की, जो कोविड के दौरान भी सत्ता पर काबिज होने के लिए ललायत दिखाई दे रहे हैं, उस पर विराम नहीं लगना चाहिए। जो अभी मुझे सिद्धांतों की बात नहीं कह रहे की बात कह रहे थे, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि सिद्धांतों की बात करिए। आज देश को दरकार है इसकी, आज लोकतंत्र को बचाने की दरकार है। अर्चना जी, मैं इसीलिए कहता हूँ राजनीतिक दलों के नेताओं को सिद्धांत की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सब हमाम में नंगे हैं। कर्नाटक में आपने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसके खिलाफ आपने बिगुल बजा दिया, उसी को आपने सीएम बना दिया सिर्फ इसलिए बीजेपी को बाहर रखना है। सिद्धांत कहाँ गया? बार-बार ये जुमले मैं इसीलिए कह रहा हूँ सिद्धांत की बात ना तनेजा जी करें ना आप करें, सिद्धांत छोड़ दीजिए। आज विशुद्ध राजनीति हो रही है, उसकी बात होनी चाहिए। कर्नाटक में आपने कुमार स्वामी को जब सीएम बनाया था तब कौन से सिद्धांतों का पालन किया गया था? एक सबसे छोटी तीसरे नंबर की पार्टी वो सीएम बन रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को बाहर रखना है। ये सिद्धांत है क्या? मैंडेट तो उनको मिला था, लार्जेस्ट पार्टी वो थे, उनको बना लेने देते। इसलिए मैं कह रहा हूं सिद्धांत की बात मत करिए। शुद्ध राजनीति ये है कि आप अपना घर नहीं संभाल पा रही मैडम, इस पे आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। तनेजा जी को नहीं। तनेजा जी अब आपकी तरफ आते हैं, जो राजेश बादल जी ने सवाल पूछा। मैं समय कम है, आप जो एकदम गंगा जी बने हुए हैं ना, सब तरफ सब लोग चले आओ चले आओ चले आओ, ये दिक्कत करेगा? दो क्विक पॉइंट रखूंगा। हाँ। पहला, छोटी सी टिप्पणी कांग्रेस के बारे में। देखिए, अगर कांग्रेस वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में जिंदा रहना चाहती है, लोगों की नजर में एक राजनीतिक पार्टी रहना चाहती है, उसको अपने अध्यक्ष पद का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जल्दी से जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आकर के कांग्रेस की प्रवक्ता सिद्धांतों की बात करेंगे, मैं बड़े सम्मान से सुनूंगा, ठीक है ना। इलेक्शन करा लें पहले। दूसरी बात,
दूसरी बात, जहां तक ये बात रही कि लोग आते, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, अंग्रेजी में, इंग्लैंड वगैरह सब जगह एक एक्सप्रेशन यूज किया था, बिग टेंट पार्टी। एक जमाने में कांग्रेस जब बिग टेंट पार्टी, अब तो रीजनल पार्टी है, छोटी सी, छोड़ दीजिए। एक जमाने में कांग्रेस भी बिग टेंट पार्टी, तमाम विचारधाराओं के लोग उसके अंदर आते थे, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो सोची थी उसके अंदर चलते थे। भारतीय जनता पार्टी भी बिग टेंट पार्टी है, लोग आते हैं अलग उस बैकग्राउंड से, लेकिन जब पार्टी के अंदर आते हैं, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ओवर ए पीरियड टाइम, कुछ को 2 साल लगते हैं, कुछ को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन वो पार्टी की सोच के अंदर पूरी तरह ढल जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका ये है, आप देशभक्त हो, देश की सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास आ जाइए, हमारी पार्टी में आपका स्वागत है, लेकिन देशभक्त होना बहुत जरूरी है, ये हमारी एक जरूर होती है। इसलिए हम कोई खतरा नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में आया है, आप मुझे बताइए, आया किसी पार्टी से, बहुत कम लोग हैं जो कोई जाता नहीं है, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ परिवार तो है नहीं। अरे सर, इस समय कैसे जाएगा? पूरे देश में आपका शासन चल रहा, छोड़ के कहाँ जाएगा बेचारा? नहीं, जीत भी नहीं पाएगा हमारी। अब तो धनेजा जी, लाइटर नोट में बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ये चल रहा है कि पहले तो आरोप ये लगता था कि वोट चाहे जहां डालो वो बीजेपी को चला जाता था, अब तो कह रहे चाहे जिस पार्टी जीत के हो, सरकार तो उधर ही बननी है। ये व्हाट्सएप जोक चल रहा है, लाइटर नोट में बोल रहा हूँ आपको। नहीं, नीरज जी, इसीलिए जब ये बात कही जाती है, बादल जी ने कही कि भाई ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा कांग्रेसीकरण हो जाए। अरे साहब, हम ये भारतीय जनता पार्टी तो महासागर है, ये छोटे छोटे नाले जो होते हैं ना, इनको कांग्रेस आप बोलते हैं, इसका हमारे पे क्या असर होने वाला है? ठीक, बादल जी, छोटा आता भी हमारे यहाँ के महासागर में। ग्रैंड ओल्ड पार्टी बन चुकी है बीजेपी, बहुत विशाल, देखिए, डर नहीं है। निश्चित रूप से इस बात, पार्टी का जो विराट स्वरूप है, इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसी विराट स्वरूप के अंदर की बात ही तो मैं बता रहा हूं। अभी आने वाले मध्य प्रदेश में देखिए 24 चुनाव हैं। 24 चुनाव में इस समय जिस तरह की जो स्थितियां हैं, वो मैं बहुत जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ हूं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में। तो हिंदी बेल्ट में जो मेरे अनुभव है, मैं कह रहा हूं, भारतीय, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर 2 पार्टियां चल रही हैं, और जो बात कांग्रेस में एक जमाने में होती थी कि एक कांग्रेस के अंदर अनेक कांग्रेस हैं, इसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में, और एक ही उदाहरण दूंगा, कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा हुआ, सरकारी माध्यम पे, मतलब दूरदर्शन और आकाशवाणी की बात कर रहा हूं। पहली खबर ये थी, इसकी शुरुआत ये थी कि सिंधिया खेमे के लोगों को इतने पद दिए गए। अब पार्टी के अंदर औपचारिक रूप से भी खेमे अगर सरकारी माध्यम बता रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? मैं आपको टाइम और बुलेटिन का समय भी बता सकता हूं, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है वो। तो अगर खेमे के आधार पर पार्टी की पहचान है कि इस मेरे पार्टी के अंदर इतने खेमे हैं, तो ये फिर तो वही कांग्रेस हो गई ना। एक जमाने में कांग्रेस में मध्य प्रदेश में 5 सेकंड दीजिएगा नीरज जी, 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए, जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों का अपना नजरिया होता है, अपने हिसाब से वो डिस्क्राइब करते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, और पत्रकार, हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम है, किसी पत्रकार रिपोर्टर ने किया और उसको उन्होंने पढ़ दिया, ठीक है, सुन लेना चाहिए, लेकिन मैं सरकारी माध्यम की बात करता हूँ। नहीं, सरकारी भी, हम ऐसा तो नहीं है सरकारी माध्यम में जाकर के हम उनके बुलेटिन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको तो सराहनीय करनी चाहिए। आजकल दूरदर्शन और रेडियो पे जिस तरह से कंट्रोल है, वैसा तो हमने 40 साल में नहीं देखा भाई साहब। क्या बात ये आपका नजरिया हो सकता है, मेरा नजरिया है, मेरा ही। जी, बिल्कुल आपका अपना नजरिया रखिए, लेकिन दूसरी तरफ अपने को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की खबर आ रही है, तो आपका नजरिया किसी और का अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, यही लोकतंत्र। हर्षवर्धन, मैं तो आगाह कर रहा हूं कि एक पार्टी के अंदर कई पार्टियों के संकेत मिल रहे हैं, होने लगे, जो कांग्रेस में बीमारी थी एक जमाने में कि सिंधिया की पार्टी अलग है, अर्जुन सिंह की पार्टी अलग है, सुरेश पचौरी की पार्टी अलग है, विद्याचरण शुक्ला की पार्टी। बादल जी, राजेश जी, मैं भी अपनी एक राय रख दूं, थोड़ी सी लिबर्टी आप लोगों से लेते हुए। बीजेपी के बारे में मुझे ये लगता है कि 1991-90 की जो बीजेपी थी, जब उसमें पूरे भारतवर्ष से लोग शामिल हो रहे थे, अयोध्या मूवमेंट के बाद उसके आसपास बहुत सारे लोग आ गए थे, और उसके बाद जो आशंका आज आप व्यक्त कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। बीसीओ धड़े बने, ये नाराज, वो नाराज, इवन कल्याण सिंह जी नाराज हो गए। आज की बीजेपी में एक डिफरेंस मुझे दिखता है कि आप चाहे जहां से आके ज्वाइन कर लें, आप मंत्री बन जाएं, लेकिन पॉलिसी मैटर में आपकी चलने वाली नहीं है। पॉलिसी मैटर में जो धुरंधर बीजेपी के हैं पुराने, और जो आरएसएस से आए हुए हैं, उन्हीं की चलती है। इसलिए तनेजा जी को बड़ा कॉन्फिडेंस है, खतरा नहीं है। आप बाहर से आओ, ठीक है, मंत्री बनते रहो, सरकारें तो आती रहती हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में किसी आउटसाइडर को आप बता दीजिए कोई दखल हो तो। यूपी में 20 लोग मैं जानता हूँ जो दूसरी पार्टी से आके सांसद विधायक इस समय तक बने हुए हैं,
अभी जीते 2 बार 2 राउंड से, लेकिन उनका कोई से नहीं है उस पॉलिसी डिसीजन में। तो शायद ये एक डिफरेंस मुझे लगता है, पता नहीं, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो। हर्षवर्धन। नहीं नीरज जी, एक जरूरी बात, चूंकि ये बहस बहुत अच्छी बात है, बहुत ये सवाल जो राजेश बादल जी कह रहे हैं वो बहुत मतलब एकदम से आधारहीन नहीं है। नहीं आधार है, बिल्कुल है, मुश्किलें हैं, लेकिन ये सही है कि उसको मैं थोड़ा सा और विस्तारित कर दूं कि जो वैचारिक बुनियाद है वो कैडर की बहुत तगड़ी है, और शायद ये वजह है क्योंकि कांग्रेस की वैचारिक बुनियाद कभी रही नहीं। इंदिरा कांग्रेस होने के बाद कोई वैचारिक बुनियाद नहीं थी, तो इस वजह से गड़बड़ थी, और जो कुछ भी था वो उन्होंने वामपंथियों को दे दिया। एक बात बस मैं कहूंगा, अर्चना शर्मा जी ने अभी एक लाइन कही, वो प्रवक्ता हैं और बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि 4 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हार गई, तो क्या करें। लोकसभा चुनाव में आधी सीटों का जिम्मा मिला था ज्योतिरादित्य सिंधिया और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को। 2 सीटें जीती थी 2014 में, और जब प्रियंका जी को जिम्मा मिल गया प्रभारी महासचिव पूरी हुई उत्तर प्रदेश के तौर पर 42 सीटों का, तो 2 से घटकर सीट 1 हो गई, और वो सीट हार गई जिसके बारे में कहा जाता है, और मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरा तो गांव ही प्रतापगढ़ है, कि वो सीट जहां पे कुछ भी नहीं था तब भी घर गांव के लोग कहते थे कि भैया हमार बहू है, हमार बिटिया है, पार्टी वार्टी सब छोड़ दा। वो अमेठी हाथ छोड़ देता है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की पूरी दशा दुर्दशा नीति नियति सबके बारे में सिर्फ यही एक टिप्पणी काफी हो। अर्चना जी जवाब। देखिए नीरज जी, जब मुझे आपने उस बात को पूरा करने ही नहीं दिया। मैंने कहा ना कि 2014 के बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसमें चुनाव जीतना हारना सब एक प्रक्रिया के तहत हो गया, जिसमें समझ नहीं आता कि कैसे व्यक्ति चुनाव हार जाता है। जनता का जनादेश उसके अनुकूल आने की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक लोगों को समझ नहीं आता कि मैं कैसे एक ऐसे भ्रष्टाचारी से हार गई जिसने भ्रष्टाचार का प्रतिमान स्थापित कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ईवीएम पे दोषारोपण कर दीजिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं कि अभी कह रहे थे ना कि जो देशभक्त तो वो आ जाए हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले ले, तो ये लोग कहाँ दे रहे हैं सर्टिफिकेट, ये तो पता चल जाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि लोकतंत्र को कैसे कमतर बनाना है, कैसे छल कपट से चुनाव जीतना और नहीं जीतना, तो कैसे मैन्युफैक्चर करना है मैंडेट, ये सब इनको आता है, लेकिन इसकी पराकाष्ठा हो रही है अब। और ये परिस्थिति राजस्थान में भी निर्मित हो रही थी, और ये अपनी बात तो करते नहीं है, दूसरों पर के बारे में विवेचना करना शुरू कर देते हैं। और अभी जो एक वरिष्ठ पत्रकार बंधु अभी कह रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, या उनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो आजादी से लेकर अब तक अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन उस चीज के बाद जो ये लोग आई है, जो ताकतें अभावी हुई हैं, उन्होंने जिस तरह से सब चीजों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, कैसे? और जिस प्रकार से उनका एक मॉडस ऑपरेंडी शुरू हो जाता है कि उनका, अगर उनकी, मैं बता रही हूँ ना, मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी है तो लॉकडाउन को उन्होंने आपको नहीं चुना। अर्चना जी समय कम जल्दी गिरानी है तो यहाँ पर जो हमारे हर्षवर्धन देखिए, अर्चना जी समय मेरा खत्म हो रहा है। अरे भाई समय की एक सीमा है मेरी, समय खत्म हो रहा है। अर्चना देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल के तौर पे ही है कि अगर आप लेथार्जिक हैं, ढीले हैं, सुस्त हैं, तो सामने वाला बाजी मारेगा। गोवा का आपने भी जिक्र किया, मैं इसको 50 उदाहरण याद दिला सकता हूं आपको। गोवा में दिग्विजय सिंह सो रहे थे, नहीं गए बनाने के लिए, बात करने के लिए, बना लिया दूसरे ने, तो आप दोष दूसरे को थोड़ी देंगे। नारा देते हैं ना स्यूडो नेशनलिज्म के आधार पर। अरे तो आप पब्लिक को कन्विंस कर लीजिए ना कि ये सूडो हैं। ये विगत की वो भी तो नहीं करते आप लोग, दिल्ली से बाहर निकलते नहीं है, सब अपने अपने कंफर्ट जोन में है, फिर आप दोष देंगे। अब ये तो वो हो गया कि मैं अगर बाउंसर दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मेरे को एकदम इजी बॉल दो, टेनिस बॉल से मैं छक्का तभी मारूंगा। ये थोड़ी नहीं, आप रूल्स नहीं बदल सकते हैं। और कांग्रेस अपना इतिहास देखिए, पहले ये किया है। मेरा सिर्फ शो का समय खत्म हो गया, इसलिए मैं किसी के पास नहीं आऊंगा। तनेजा जी, कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि सब जगह यही दिक्कत आ रही है। ये बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी तो फायदा उठाएगी, वो राजनीतिक दल है, उसका काम है ये सरकार बनाना, तोड़फोड़ करना, लेकिन मौका कौन दे रहा है? कांग्रेस। स्टेट आफ्टर स्टेट, लीडर आफ्टर लीडर, ये चल रहा है। और बहुत बड़ी बात है, केंद्र में आप थोड़ा सा ठीक करिए, डिसाइसिव होना चाहिए कि फैसला अगर राहुल जी ले लें तो फिर अंतिम हो,
उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसाद को अभी भी उम्मीद है कि बात बन सकती है, सचिन को समझाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने ट्वीट लिखा है। अब देखते हैं क्या होता है भविष्य गर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।